आज मैं साधना पुरोहित व्याख्याता शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढाना जिला सागर। आज हम कक्षा 11वीं रसायन से परमाणु संरचना के अंतर्गत डी ब्रॉगली समीकरण को स्थापित करेंगे। मैक्स प्लांक ने बताया था कि प्रकाश के जो विकिरण ऊर्जा है वह छोटे छोटे बंडल के रूप में होती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, और प्रकाश के रूप में इसे फोटॉन कहा जाता है। और परमाणु की संरचना में वैज्ञानिकों ने थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, इन्होंने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए थे, और बोर के मॉडल में भी कमियां थी। उस कमी को दूर करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक समीकरण बताया। उसके अनुसार उन्होंने बताया 1905 में, सन 1905 में आइंस्टीन वैज्ञानिक ने बताया था कि जो प्रकाश में और विद्युत चुंबकीय विकिरण में ये दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कण और तरंग दैर्घ्य का। इसके बाद 1924 में लुईस डी ब्रॉगली वैज्ञानिक ने अपना सुझाव दिया कि अन्य सूक्ष्म कण परमाणु में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये भी दो तरह की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, कण की और द्रव्यमान की। मतलब यहाँ पर जो सभी द्रव्य कण गतिशील रहते हुए तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। सभी द्रव्य कण मतलब जैसे कि मान लो कोई कण है m और m कण है, और उसके लिए अगर हम तरंग दैर्घ्य देखते हैं तो उनका मान डी ब्रॉगली ने बताया था कि लैम्डा बराबर h/p, जहाँ पर लैम्डा कण का तरंग दैर्घ्य है, h प्लांक नियतांक है और p संवेग है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य, h प्लांक स्थिरांक, p संवेग। अब यहाँ हमको मालूम है संवेग का जो मान है p बराबर m इंटू c। m कण का द्रव्यमान है, जहाँ m बराबर कण का द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग। अब इस p का मान रखने पर समीकरण 1 में यदि हम p का मान रखते हैं तो लैम्डा बराबर h/mc। अब यहाँ h स्थिरांक है, इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसका पक्षांतर का यहाँ पर लैम्डा बराबर, जैसे ये h स्थिरांक है तो इसके अनुपात अपन a1/mc, या फिर लैम्डा समानुपाती विकिरणानुपाती 1/p। तरंग दैर्घ्य, किसी भी कण का तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसने बताया? डी ब्रॉगली ने। अब इस संबंध को इन्होंने कैसे स्थापित किया वो अपन फिर से देखते हैं। तो इन्होंने, जैसे मैक्स प्लांक ने क्या बताया था कि किसी भी मैक्स प्लांक, जो प्लांक वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि किसी भी जो क्वांटा है उसकी ऊर्जा का मान, विकिरित ऊर्जा का जो मान है
लैम्डा यहाँ पर h इंटू वी। वी कण की आवृत्ति है या गामा भी कहा गया है यहाँ पर, तो यहाँ वी कण की आवृत्ति। h प्लांक स्थिरांक है, E कण की ऊर्जा। इसके बाद आइंस्टीन ने भी एक समीकरण बताया, E बराबर mc²। किसी भी, उन्होंने कहा आइंस्टीन ने 1905 में, किसी भी कण का जो द्रव्यमान है गुणित प्रकाश का वेग उनकी ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब डी ब्रॉगली ने क्या किया, इन दोनों समीकरण को संयुक्त किया। समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करने पर mc² बराबर h इंटू वी, आवृत्ति है ये, और इसका मान जो है आवृत्ति बराबर c अपॉन लैम्डा। इसे रखेंगे अपन समीकरण, यहाँ पर ये 3 समीकरण में v का आवृत्ति का मान रखने पर अपन c² है तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और बराबर h इंटू सी अपॉन लैम्डा। समीकरण 4। अब इसमें आप देखिए कि इधर भी एक c है और इधर भी एक c है, दोनों को आपस में कट सकते हैं। अब जो आ जाएगा m इंटू सी बराबर h इंटू लैम्डा। अब ये जो है तरंग दैर्घ्य है, इसका पक्षांतर अगर अपन इधर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा बराबर h इंटू m इंटू सी। अब देखिए यही समीकरण अपन को प्राप्त हो गया है। h क्या है, प्लांक स्थिरांक है, m इंटू सी बराबर p। इस समीकरण में h प्लांक स्थिरांक है तो इसे अपन h अपॉन p, क्योंकि m इंटू सी बराबर होता है p। h प्लांक स्थिरांक है और स्थिरांक को हटाने पर तरंग दैर्घ्य विकिरणानुपाती 1/p। लैम्डा किसी भी कण का तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह है डी ब्रॉगली समीकरण। या हम ये भी कह सकते हैं, किसी भी तरह मान लो संवेग, कण का संवेग यदि हम बढ़ाते हैं तो तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा, और यदि मान लीजिए यहाँ पर संवेग का मान कम करेंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, और संवेग का मान अधिक करेंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान घटेगा। मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब और कह सकते हैं हम कि जो तरंग दैर्घ्य है यह संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था डी ब्रॉगली समीकरण। बच्चों एक बार और हम देख लेते हैं कि डी ब्रॉगली ने बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए तरंग यांत्रिकी के मॉडल के अनुसार उन्होंने बताया कोई भी जो सूक्ष्म कण है परमाणु में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यह ड्यूल नेचर प्रदर्शित करते हैं। मतलब उनकी प्रकृति कण की जगह भी है और तरंग दैर्घ्य की जगह है। और यदि मान लो किसी m कण है, उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला बताया जिसके अनुसार कि किसी भी कण का तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने मैक्स प्लांक का समीकरण कि मैक्स प्लांक ने बताया कि किसी भी कण की ऊर्जा जो है छोटे छोटे बंडल के रूप में रहती है, जिसे क्वांटा कहते हैं। तो उसकी ऊर्जा बराबर h इंटू गामा, जो कि यहाँ इसकी आवृत्ति है। h प्लांक स्थिरांक है। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो कि बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं कि किसी भी प्रकाश की ऊर्जा जो है बराबर mc², कण के द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के बराबर होती है। इन दोनों को संयुक्त किया डी ब्रॉगली ने, और इस प्रकार mc² बराबर h इंटू वी। c दोनों तरफ पे कट जाएगा और mc बराबर h अपॉन लैम्डा।
मतलब किसी भी कण का तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें से प्रश्न आता है अधिकतर कि यदि हम तरंग दैर्घ्य बढ़ाएं तो संवेग का मान क्या होगा, या संवेग का मान बढ़ाएं तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा। और साथ में नेक्स्ट प्रश्न है कि डी ब्रॉगली समीकरण को स्थापित कीजिए। कक्ष, कक्षक और क्वांटम संख्या, ये तीन का अध्ययन करेंगे। कक्ष, कक्षक, क्वांटम संख्या। कक्ष क्या होता है? जो परमाणु में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर अंदर एक ठोस भाग नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाद में जो एक वृत्ताकार कक्षा रहती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, उसे हम कक्ष कहते हैं। इसके अलावा तंत्र यांत्रिकी मॉडल के अनुसार बाद में स्पष्ट किया गया, नाभिक के चारों ओर वह स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी अधिक होती है, उसे हम कक्षक कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 90 से 95% पाए जाने की संभावना है। मतलब जहाँ परमाणु के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्ष है, अब उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है बंडल के रूप में विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कक्षक कहते हैं या ऑर्बिटल, और कक्ष को ऑर्बिट, ऑर्बिटल। तो अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अधिकतर अंतर पूछा जाता है। तो जो कक्ष की अवधारणा दी थी बोर वैज्ञानिक ने, और कक्षक की जो अवधारणा थी ये तंत्र यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। तो कक्ष जो है एक वृत्ताकार होते हैं। कक्षक जो है, यहाँ पर हम बताएं, कक्षक जो है ये कक्ष में, जैसे इसकी गिनती हम नाभिक के पास से शुरू करते हैं। कक्ष में नाभिक के पास से जो पहला है जो वृत्ताकार कक्ष बनेगा उसे हम कहेंगे कोश, और इस कोश में यदि नाभिक के पास से इसका गिनती आरंभ करते हैं तो यहाँ ये कहलाएगा पहला कोश, ये कहलाएगा दूसरा कोश, ये तीसरा और चौथा। मतलब जैसे जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो एक कक्ष पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरा कक्ष बनना प्रारंभ होता है। तो कक्ष कैसे होते हैं? वृत्ताकार स्वरूप के। अब कक्षक देखें हम, तो कक्षक जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी, एफ। कक्ष में भी जैसे पहला कक्ष है तो उसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, कक्ष 2 को एल से प्रदर्शित करते हैं, कक्ष 3 है तो एम से, कक्ष 4 को एन से। और कक्षक कितने प्रकार के हुए? 4, एस, पी, डी, एफ। अब कक्ष में आप देख रहे हैं ये गोलाकार हैं, परंतु कक्ष क्या है? ये अलग अलग आकृति के होते हैं। जैसे एस है वृत्ताकार होगा, पी डंबल शेप, डी डबल डंबल शेप के होते हैं। अब इसी में हम देखें यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रहेगी बोहर के नियम के अनुसार कक्ष में 2n² के अनुसार होगी। 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसा कि हम देख रहे हैं अगर पहला कक्ष है तो 2n² मतलब यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 2 × n × n। अब n का मान 1 है तो पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। इसी प्रकार L कोश है तो L कोश में यहाँ पर हो जाएंगे 2 × 2 × 2, 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। M उपकोश है तो M उपकोश में 3 जो इसका मान है, n का मान 3, तो 3 × 3
तो यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार 4 में जो है यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो पहले कोष है वहाँ 2 ही रहेगी। जब किसी का परमाणु क्रमांक 2 से ज़्यादा होगा तब दूसरी कक्षा स्थापित हो जाएगी। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब 8 भी जब कंप्लीट हो जाएंगे तभी तीसरी कक्षा स्टार्ट होगी। और तीसरी में भी जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जब चौथी कक्षा। और यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वैसे अपने आवर्त सारणी में 4 कक्षा तक ही बनती है अभी इतने परमाणु क्रमांक के आधार पर। और अब हम देखते हैं कक्षक। अब जैसे पहला कक्ष है S P D F, तो इसमें भी अलग अलग उपकोष रहते हैं। तो एक जैसे S कक्षक है तो इसका कोई उपकोष नहीं है, तो यहाँ पर केवल यहाँ पर एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कोई भी उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या में किसी भी इलेक्ट्रॉन की, मतलब यहाँ पर 4 प्रकार की क्वांटम संख्या रहती है। तो क्वांटम संख्या के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का परिशुद्धता पूर्वक मापन कर सकते हैं, उसकी सही स्थिति बता सकते हैं, उसकी सभी सूचनाएं जैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, ऑर्बिटल का प्रकार क्या है, इस सब की जानकारी हमें क्वांटम संख्या से मिलती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, N, L, M, S। N को हम कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि नाभिक के पास वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहते हैं, तो इसी को हमने कहा मुख्य क्वांटम संख्या। n के मान से हम इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर है इसकी जानकारी मिलती है। जैसे आपको मान दिया n बराबर 1, तो आप कहेंगे n बराबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, पहली कक्षा में है। और n बराबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है, n बराबर 3 है तो तीसरी कक्षा में है। इसी के अनुसार हमें उपकोष की भी जानकारी मिलती है। उपकोष के लिए मतलब जैसे n का मान उपकोषों की संख्या n स्क्वायर के अनुसार होगी। उपकोष मान लो n बराबर 1 है तो यहाँ पर उपकोष हो जाएंगे 1। n बराबर 2 है तो उपकोष हो जाएंगे यहाँ पर n स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 2 गुणे 2 4। n बराबर 3 है तो उपकोष हो जाएगा 6। मतलब यहाँ पर अभी हम आपको और आगे बताते जा रहे हैं। अब इसमें दूसरी जो है क्वांटम संख्या है L, द्विगंशी क्वांटम संख्या। और इसका जो मान है L का मान L बराबर n-1। L का जो मान होता है द्विगंशी, इससे हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या से हमें यहाँ जैसे हमने बताया इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी है उसका पता चलता है द्विगंशी क्वांटम संख्या से। उपकोष की जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष है, उपकोष हमने बताया था जैसे S P D F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है उसकी जानकारी मिलती है। और L का मान हमने क्या बताया था n-1। अब यहाँ पर अलग अलग मान भी दिखाए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए L का मान और उपकोष की जानकारी। L का मान यदि हम यहाँ 0 रख रहे हैं, L का मान जैसे यहाँ 0 है, 1 है, 2, 3,
तो हमेशा उपकोष जो रहेगा, अगर L का मान 0 आ रहा है तो वहाँ पर उपकोष जो रहेगा S कक्ष उपकोष। अगर L का मान 1 आ रहा है तो यहाँ पर P उपकोष में रहेगा इलेक्ट्रॉन। L का मान 2 है तो इलेक्ट्रॉन जो है किस में आएगा, D उपकोष में। और L का मान 3 आ रहा है तो F उपकोष में। तो ये आपको समझ में आ गया। इससे इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे कि हम बताएं S कक्ष है, इसमें जो है और उपकोषों की संख्या ये केवल एक ही कक्षक रहेगा। P में हमने बताया था इसमें 3 उपकोष रहेंगे, D में 5 रहेंगे उपकोष, F ऑर्बिटल में 7 रहेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये PX, PY, PZ, इसी प्रकार D के भी 5 है और F के भी 7 उपकोष है। यहाँ एक एक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आपने देखा था, अभी हमने बताया कक्षक में अंतर कि इस कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ इसके अनुसार हम देखेंगे S कक्ष में कितने हो सकते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 2। P में आप देखें 2, 2 4 और 2 6। D में अधिकतम 5 उपकोष है तो 5 गुणित 2 बराबर 10। यहाँ पे 7 है इसके उपकोष तो यहाँ हो जाएंगे 7 दूनी 14। अधिकतम इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 हो सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। तीसरी जो क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये तीसरी जो क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या अब यहाँ पर क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन यदि चुंबकीय क्षेत्र में है तो यहाँ पर जीवन प्रभाव और विद्युत क्षेत्र में है तो स्टार्क प्रभाव की व्याख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को नाभिक के चारों ओर विभिन्न क्षेत्रों में जो विस्थापित कर लेते हैं और इन्हें अपन ऑर्बिटल कहते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को विन्यासों की संख्या को अपन निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर जो m का मान है m बराबर 2l+1। आप पहले n का मान पता है तो उससे आप l का मान निकाल लो। l से फिर किसका निकाल सकते हैं, m का मान। जैसे कि मान लीजिए हमने l का मान आ रहा है, s उपकोष है, s उपकोष में आपको मालूम है l का मान क्या है, 0 है। अब m का मान क्या आएगा, यहाँ पर आप मान रखिए 2 × 0+1। तो यहाँ m का मान क्या आएगा, केवल 0 s उपकोष के लिए। इसी प्रकार l का मान यदि P1 है तो आप देखेंगे ये कौन सा कक्ष उपकोष होगा, P। अब P में आप देखो ये कहाँ से शुरू होगा, इसमें आप m का मान कितना हो जाएगा, आप मान रखिए 2 × 1 2 और 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी स्थिति अपन ऐसे बता सकते हैं, इसमें m का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 रहेगा और m बराबर 3 है तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा -1 फिर 0
फिर +1, ये 3 स्थिति आएगी। इसी प्रकार अगर D है तो D का मान क्या है, अपने L का मान क्या आएगा D के लिए 2, तो M का मान जो होगा यहाँ पर 5 आएगा। और ये शुरू हो जाएगा जैसे कि अपन ने 5 बताया, यहाँ 2 है तो ये +2 -2 से स्टार्ट होकर +2 तक जाएगा। जैसे कि अपन देखें, ये हो गया आपका -2 -1 0 फिर +1 +2, ये M के मान हुए D के लिए। इसी प्रकार F के लिए हो जाएगा, F का मान के लिए L3 है तो M का मान हो जाएगा, यहाँ 3 लिख देंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, तो M का मान F कक्षक के लिए 7 होगा। तो यहाँ भी अपन कहाँ तक ले जाएंगे 3 तक। तो कितने कक्षक हैं F में, 7 कक्षक हैं। तो ये आप देखेंगे 7 कक्षक में शुरू होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ अपन शुरू करेंगे -3 -2 -1 0 फिर +1 +2 +3। अब इसमें भी आपको आगे हम बताएंगे स्पिन क्वांटम नंबर S से स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या में हम देखेंगे कि एक s ऑर्बिटल अलग है और ये s का मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या से यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है परंतु वो अपने अक्ष में भी घूर्णन करता है, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रहा है, साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है अपने अक्ष के भी इर्द गिर्द घूमता रहता है अक्ष में। तो उसकी जो गति है कभी क्लॉकवाइज हो जाती है और कभी एंटी क्लॉकवाइज। कभी इलेक्ट्रॉन जो है घड़ी की दिशा के साइड में घूमता है क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पर हमने जैसा कि आपको बताया था, एक जो कक्षक है उपकक्षक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएगा क्लॉकवाइज। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि S में एक कक्षक है, तो एक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है पहला वाला वो क्लॉकवाइज जाएगा। तो इसको हम +12, जो क्लॉकवाइज है उसे +12 और जो एंटी क्लॉकवाइज है वह हम इसे -12 से प्रेजेंट करते हैं। और साथ में इसको प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इसको इस प्रकार तीर का निशान बनाएंगे और -12 को प्रदर्शित करने के लिए नीचे की ओर एरो बनाएंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर की ओर जाएगा क्लॉकवाइज, सेकंड जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसके आधार पर हम देखेंगे कि जैसे कि L बराबर हमने 0 लिया था तो वहाँ पर कितने कक्षक थे, L बराबर 0 है तो केवल एक कक्षक है, और यदि L बराबर 1 है तो यहाँ P कक्षक आएगा, उसके 3 मान रहेंगे, और यदि L बराबर 2 है तो D कक्षक रहेगा जिसमें 5 ऑर्बिटल हैं, और L बराबर 3 है तो F कक्षक है जिसमें कि 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसी के अनुसार जो है आप देखेंगे यदि पहला कक्ष है n बराबर 1 तो यहाँ पर हमने कहा था कोषों की संख्या n² है, मतलब यहाँ कितने उपकोष हैं, केवल एक उपकोष है, और एक उपकोष कौन सा है K में, केवल S कक्षक। कौन सा कक्षक है, S कक्षक रहेगा पहली कक्षक में, और कोई भी उपकक्षक नहीं रहेंगे। हाइड्रोजन में एक है परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन में, तो केवल एक ही पहला S ऑर्बिटल में ऊपर ही जाएगा। इसी प्रकार n बराबर 2 है तो यहाँ अपन देखेंगे यहाँ n² में 3 कक्षक आ जाए, मतलब 3 और 1 4 कक्षक रहेंगे, S का 1 और P के 3। तीसरी कक्षा में भी आप देखेंगे तो अब उनको नामकरण अपन कैसे कैसे देंगे। पहली कक्षा में S है तो 1S, दूसरी कक्षा का S वहाँ भी S से शुरू होगा L के मान, तो वहाँ भी 2S फिर 2P।
दूसरी कक्षा में जो मान शुरू होंगे यहाँ पर केवल एक S है 1S, अब यहाँ पर 1S 2S 2P इस प्रकार। और यहाँ पर अब देखेंगे 1S 2S 2P फिर 3S 3P 3D ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे कोई भी कक्षक है वहाँ भी S ऑर्बिटल पहले रहेगा, L0 से मान शुरू होगा और S का मान P का मान मुख्य कक्षा कोष की संख्या उसके आगे लिख देते हैं।